ओके, आवाज आ रही है? काफी लोग अभी तक आए नहीं, आई गेस। कितने हैं? यस सर। ओके, ठीक। आवाज आ रही है ना? ओके। प्रीवियस क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था और आपका आई थिंक टेस्ट है कंट्रोल पार्ट का, तो कंट्रोल आज खत्म करना है हमें, ठीक है ना? कंट्रोल पार्ट खत्म करना है। ओके, कहाँ तक हुआ था हमारा? जस्ट अ मिनट। ये सब समझा दिया था मैंने, ये बता दिया था। इनर ईयर के बारे में बात चल रही थी। इंटरनल ईयर मैंने आपको बताया था। इंटरनल ईयर, हमारा जो इंटरनल ईयर है वो फ्लूइड फील्ड है। इंटरनल फ्लूइड फील्ड है। प्लीज म्यूट। हाँ, हमारा इंटरनल ईयर जो है वो पूरा का पूरा फ्लूइड फील्ड है। फ्लूइड फील्ड कैविटी है, और फ्लूइड फील्ड को हम बोलते हैं लैब्रिंथ। फ्लूइड फील्ड को हम बोलते हैं लैब्रिंथ। तो इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ लैब्रिंथ एंड वेस्टिबुलर अपैरेटस, ठीक है? लैब्रिंथ जो है वो ईयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेस्टिबुलर अपैरेटस जो है वो बैलेंस के लिए। तो लैब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। आपको मैंने ऐसे बोला था कि लैब्रिंथ वो है वो भी दो पार्ट में, एक बोनी पार्ट है और एक मेम्ब्रेनस पार्ट है, ठीक है? लॉजिक सी बात है कि मेम्ब्रेनस पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोनी लैब्रिंथ है। उसके बाद कोई भी चीज प्रोटेक्ट कौन करेगा? बोन ही प्रोटेक्ट कर सकता है। बोन हार्ड होता है ना? मेम्ब्रेन तो इतना हार्ड नहीं हो सकता। तो लैब्रिंथ दो पार्ट से बना हुआ है, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, जिसमें बोनी लैब्रिंथ बाहर है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ अंदर है। बहुत लॉजिकल है ये, कोई भी आराम से बोल सकता है ये, ठीक है? फिर उसमें भी ये ध्यान रखना, मैंने आपको जैसे सिखाया था, बी का उल्टा पी होता है। मतलब बी का उल्टा अगर थोड़ा करोगे तो पी जैसा कुछ बनेगा। तो जो बोनी लैब्रिंथ है वो फील्ड रहता है पेरिलिम्ब से, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो है वो एंडोलिम्ब से फील्ड रहता है, ठीक है? इस तरह से आप ट्रिक वाइज याद रख सकते हो, है ना? और कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लैब्रिंथ साइड में रखा, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ लैब्रिंथ की बात चल रही है। तो लैब्रिंथ का जो कॉइल्ड पोर्शन होता है उसको कॉक्लिया बोलते हैं, उसको कॉक्लिया बोलते हैं, ठीक है? आप देख सकते हो ये जो ये वाला पोर्शन, ठीक है? ये देखो, ये वाला पूरा भूल जाओ फिलहाल, सिर्फ इतना पोर्शन जो मैं अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये वाला, ये कॉइल्ड पोर्शन, इसको कॉक्लिया बोलते हैं। और ये जो बचा हुआ है इसके बाद, इसको वेस्टिबुलर अपैरेटस बोलते हैं। कॉइल्ड, ये वेस्टिबुलर अपैरेटस और कॉक्लिया दोनों मिला के इंटरनल ईयर बनता है। दोनों मिला के इंटरनल ईयर बनता है, ठीक है? दोनों मिला के इंटरनल ईयर बनता है। इनफैक्ट ये भी पढ़ा दिया था मैंने। ओके, देखते हैं अभी क्या है। तो ध्यान रखना कि द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लैब्रिंथस कॉक्लिया, भूलना बिल्कुल भी मत, ठीक है? मैंने ये भी बताया था कि कॉक्लिया कुछ नहीं है, टूथ 2.5 टर्निंग है वो, ठीक है? एक स्ट्रेट ट्यूब थी, उसको अगर मैंने 2.5 टाइम घुमा दिया तो फिर वो कॉइल्ड ही होने वाला है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या बताया था कि कॉक्लिया कंटेन फ्लूइड, फील्ड 3 चेंबर, उसके अंदर 3 चेंबर्स है। सेपरेट, अभी 3 चेंबर है तो 2 मेम्ब्रेन होगी। द अपर चेंबर टुवर्ड्स वेस्टिबुल, द अपर चेंबर टुवर्ड्स वेस्टिबुल इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई। ऊपर वाले को स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं, बीच वाले को स्केला मीडिया बोलते हैं, और लास्ट वाले को स्केला टेम्पैनी बोलते हैं, ठीक है? ध्यान रखना इसका। स्केला वेस्टिबुलाई, बॉटम चेंबर कॉल्ड स्केला टेम्पैनी आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ। ये दोनों पेरिलिम्फ से भरे हुए हैं, ये दोनों पेरिलिम्फ से भरे हुए। और जो बीच वाला है स्केला मीडिया, वो एंडोलिम्फ से, क्योंकि बीच वाला जो है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और जो बाहर दोनों, आप ही सोचो कि मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बीच में है और उसके दोनों ऊपर और नीचे बोनी लैब्रिंथ है। लॉजिक सी बात है, बीच वाले पोर्शन को बचा के रखना हमें। बीच वाला पोर्शन सेंसिटिव है, वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ से बना है, तो उसके आजू बाजू दोनों जगह, ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या होना चाहिए? बोन होना चाहिए। तो वो दोनों बोनी लैब्रिंथ से बने हुए हैं। और बीच वाला स्केला मीडिया है, बीच वाला स्केला मीडिया है, जो कि किससे भरा हुआ होगा? क्योंकि वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ किससे फिल हुआ होता है? एंडोलिम्फ। तो बीच वाले में एंडोलिम्फ है और ऊपर और नीचे पेरिलिम्फ है, ठीक है? इतना ध्यान रखना। इट इज फील्ड विद एंडोलिम्फ व्हाइल द वेस्टिबुला एंड स्केला टिम्पैनी आर फील्ड विद पेरिलिम्फ। फिर ऑर्गन ऑफ कॉटाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई किधर है? ऑर्गन ऑफ कॉटाई किधर है? स्केला मीडिया में। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज अ पी शेप स्ट्रक्चर, इज अ पी साइज स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है, ठीक है? बेसिलर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है, ठीक है? और ऑर्गन ऑफ कॉटाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हियरिंग। मेनली जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। मतलब लेब्रिंथ है, लेब्रिंथ के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है मेन, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑर्गन ऑफ कॉटाई जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हियरिंग, ठीक है? ओके, डोंट वरी, मैं सब एक एक पार्ट बताते जाऊंगा, पूरे लास्ट में समराइज भी करूंगा, तो टेंशन मत लो, पहले सुनते जाओ। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई हैज अ सेंसिटिव एपिथेलियम। ऑब्वियसली हमें पता है हमारा हियरिंग क्या है। हियरिंग इज वन ऑफ द, स्कूल से बचपन से सीख रहे हो, इट्स अ टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन, है ना? ईयर इज अ सेंसरी ऑर्गन, नोज इज अ सेंसरी ऑर्गन,
है ना, टंग इज अ सेंसरी ऑर्गन, जो चीजें सेंस कर सकता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंसरी ऑर्गन। तो ईयर एक तरह का सेंसरी ऑर्गन है जो किसको सेंस कर सकता है, वॉइस को, आवाज को सेंस कर सकता है। तो वहां पर कौन सी टाइप की एपिथेलियम होनी चाहिए, सेंसरी एपिथेलियम, है ना, सेंसरी एपिथेलियम। और सेंसरी एपिथेलियम भी होनी कहाँ चाहिए, एक्चुअली मेन कहाँ होनी चाहिए, ऑर्गन ऑफ कॉटाई में। ऑर्गन ऑफ कॉटाई कहाँ पर है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई बेसिलर मेम्ब्रेन पर है। तो देखो लिखा है द ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज द सेंसरी एपिथेलियम ओवर द बेसिलर मेम्ब्रेन। द सेंसरी एपिथेलियम इज इन कांटेक्ट विद द जिलेटिनियस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है ध्यान से सुनो, देखो कुछ ऐसा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो समझो, ये जो सेल्स बना रहा हूँ स्क्रीन पे, ये सेंसरी एपिथेलियम है, ठीक है, ये सेल्स है। एक्चुअली ईयर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले, ठीक है। और ये जो सेल्स है, तो उसके बाद क्या लिखा था वो देखते हैं। Gelatinous tectural membrane. The sensory cells have a sensory hair on their free end and also called hair cell. Also called hair cell. In between the rows of hair cell are present supporting cell. देखो क्या है, ये जो सेल्स है ना सेंसरी एपिथेलियम, इनके ऊपर है ना, इनका देखो ये नीचे से, ये नीचे क्या होने वाला है, बेसिलर मेम्ब्रेन। ये नीचे वाला एरिया क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई कुछ नहीं, सेंसरी एपिथेलियम है, बहुत सारे एपिथेलियम सेल है, बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स है, सबके अलग अलग नाम है, आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल, सपोर्टिंग सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। उस इतना तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि ये सब क्या है, सेंसरी एपिथेलियम। इन सेंसरी एपिथेलियम के अंदर ऊपर क्या होते हैं ऐसे, इसकी एक तो क्या है, फ्री मार्जिन है, और एक आप देख सकते हो जो नीचे वाली मार्जिन है वो फ्री मार्जिन थोड़ी है, ऊपर वाली है वही फ्री मार्जिन है। ऊपर वाली मार्जिन जो है वो किसी से जुड़ी हुई नहीं है ना। तो ऊपर वाली मार्जिन जो है वहां पर हेयर्स है, ऐसे हेयर्स निकले हो, ऐसे हेयर्स बाहर निकल रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा, समझ तो ही समझ में आए, ऐसे हेयर्स है उसके ऊपर, ऐसे बाहर हेयर फॉलिकल्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, हेयर। और इस हेयर के ऊपर, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं। इन सारे सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स होते हैं, मैं ऐसे ही एक लेयर दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, 3 डायमेंशनल है। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो फ्रंट वाले सेल्स है, इसके पीछे भी सेल्स है बहुत सारे। तो ये मेम्ब्रेन भी पूरी की पूरी ऊपर ऐसे, जैसे क्या बोलूं मैं, कैसे पूरी उन सारे सेल्स को कवर करती है। और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो याद रखना, इन सारे सेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट, वापस चाहिए तो वापस पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, द ऑर्गन ऑफ कॉटाई हैज अ सेंसरी एपिथेलियम ओवर द बेसिलर मेम्ब्रेन, वो मैंने भी बनाया। द सेंसरी एपिथेलियम इज इन क्लोज कांटेक्ट विद इट। आप देख सकते हो सेंसरी एपिथेलियम जो है वो किसके कांटेक्ट में, ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो सेंसरी एपिथेलियम इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द जिलेटिनियस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। द सेंसरी सेल, ये जो सारे सेल्स बनाए हैव अ सेंसरी हेयर ऑन द फ्री एंड। और क्योंकि इन देखो जितने भी ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर सेल्स हैं उन सबके पास ऐसे हेयर नहीं होते, ठीक है। कुछ सेल्स है जिनके पास हेयर्स है, तो वो जो जिनके पास हेयर है उनको बोलते हैं हेयर सेल, ठीक है। आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल, बहुत सारे होते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ जो बता रहा हूँ वही लिखा है, द सेंसरी सेल्स हैव सेंसरी हेयर ऑन देयर फ्री एंड, सो आल्सो कॉल्ड हेयर सेल, इसलिए इनको हेयर सेल भी बोला जाता है। इन बिटवीन द रोज ऑफ हेयर सेल, इन रोज, ये बहुत सारे बोल रहा ना, बहुत सारे हेयर सेल्स है, उनके बीच में कुछ सेल है जिनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं, वैसे सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि सेंसरी एपिथेलियम होती है, उसकी फ्री मार्जिन पे क्या होता है, हेयर होता है, ठीक है। और फिर वो किससे कनेक्टेड है, ऊपर एक जेलेटिनियस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, जेलेटिनियस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। और इनको हेयर सेल भी बोलते हैं बिकॉज cells have a long stiff microvilli called stereocilia on their apical surface. Above this stereocilia is a jelly-like membrane. ये कौन सा नया है, लगता है कुछ, एक मिनट ग्रेस, अच्छा लगता है कुछ अपडेशन हुआ है, अपडेट हुआ है। सेव वाला, इरेज वाला कंपोनेंट कहाँ गया, अपडेट होता तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ देखो क्या लिखा है, हेयर सेल्स हैव अ लॉन्ग स्टिफ माइक्रोविलाई, have long stiff microvilli called stereocilia on their apical surfaces.
About the stereocilia is a jelly-like membrane called tectorial membrane. This organ acts as a transducer, converting sound vibrations into nerve impulses. अब क्या बोल रहे हैं, ये वापस वही चीजें बोल रहे हैं. ये जो हेयर सेल होते हैं ना, हेयर सेल्स हैव अ लॉन्ग स्टिफ माइक्रोविलाई, उनके ऊपर माइक्रोविलाइज होते हैं. वही जो मैंने अभी आपको बताया ना, हेयर लाइक, उसी को बोल रहे हो लोग, उसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया. ठीक है, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे हेयर बताए थे, छोटे छोटे बाल वो जो निकल रहे थे, हेयर जो सेल के ऊपर से निकल रहे थे, हेयर सेल्स. तो हेयर सेल के ऊपर क्या होते हैं, स्टीरियोसीलिया होते हैं, उनको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, क्योंकि एक्चुअली स्टीरियो मींस उनका कुछ रिलेशन कैसा है, वाइब्रेशन से रिलेशन है, इसीलिए उसको स्टीरियोसीलिया बोलते हैं. देखो सीलिया आपने सुना होगा, सीलिया मींस हेयर लाइक प्रोजेक्शन ही होता है, बाहर आता है किसी में से. तो हेयर सेल्स हैव अ लॉन्ग स्टिफ माइक्रोविलाई. लॉन्ग स्टिफ मींस आप समझ सकते हो, स्टिफ आपको पता ही होगा, जो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता. ठीक है, कॉल्ड स्टीरियोसीलिया ऑन देयर अपाइकल सर्फेसेस. ठीक है, अबाउट दिस स्टीरियोसीलिया, वही वापस बोल रहे हैं. ठीक है, उन्होंने खाली एक स्पेसिफिक नाम दे दिया उसको, स्टीरियोसीलिया इज अ जेली लाइक मेम्ब्रेन. उसके ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. तो घुमा फिरा के वापस वही बोल दिया. तो आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो यहाँ देखो ध्यान से, शायद दिखे इसमें, अच्छे से कहाँ दिया डायग्राम, नहीं दिया इसमें डायग्राम. मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके मैं आपको बाद में बताता हूँ, रुको फिलहाल पहले खत्म कर देते हैं. और ये जो स्टीरियोसीलिया है, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, वाइब्रेशंस जो होते हैं, जो वाइब्रेशंस बाहर से, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का अगर आपने पढ़ा है तो, ट्रांसड्यूसर का काम होता है एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना. तो कोई भी ऐसी चीज जो एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकती है, दैट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर. तो ये जो सेल्स है, कौन से सेल्स, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के सेल्स, सेंसरी एपिथेलियम, हेयर सेल, जो भी बोला नाम दिया है, जिनके ऊपर स्टीरियोसीलिया है, वो क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट कर सकता है, नर्व इंपल्स, उनकी खासियत है. ठीक है, तो these organ act as a transducer, converting sound vibrations into nerve impulse. ठीक है, और एक बार नर्व इंपल्स जनरेट हो गए तो आप समझ सकते हो, नर्व इंपल्स सारे जनरेट हुए, जनरेट होगा तो वो नर्व के थ्रू कैरी होकर सीधा कहाँ जाएगा, ब्रेन में. ठीक है, और हियरिंग के लिए कौन सी नर्व होनी चाहिए, हियरिंग के लिए कौन सी नर्व होनी चाहिए, ऑडिटरी नर्व. ठीक है, ऑडिटरी नर्व. तो ये सारे नर्व इंपल्स, जो नर्व इंपल्स जनरेट हुए, और वो नर्व इंपल्स के बाद जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो एक्शन पोटेंशियल किसके थ्रू कैरी होने वाला है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू. ऑडिटरी नर्व. ठीक है, ऑडिटरी नर्व, इसका दूसरा नाम भी है, ऑडिटरी नर्व का दूसरा नाम भी है, दैट इज स्टेटो अकॉस्टिक नर्व. स्टेटो अकॉस्टिक नर्व भी बोलते हैं, या फिर वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं. ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, क्यों, क्योंकि दो पार्ट से बना है ना, इनर ईयर दो पार्ट से बना है, एक कॉक्लिया और एक वेस्टिब्यूल, एक कॉक्लिया और एक वेस्टिबुलर अपैरेटस है ना, कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस. इसीलिए ऑडिटरी नर्व का दूसरा नाम है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, तो याद रखना, ऑडिटरी नर्व और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व एक ही है. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो इतना समझ में आना चाहिए, ज्यादा डिटेल में मत जाना कि कैसे वाइब्रेशंस कन्वर्ट हुए नर्व इंपल्स में, वो अभी आपके लेवल पे नहीं है. ठीक है, तो मैं वापस पूरा बता रहा हूँ क्या होता है एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेशन सबसे पहले किधर आएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर, ईयर ड्रम पर. फिर वो उसकी वजह से उसके अंदर वाइब्रेशन मतलब साउंड आएगा किधर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर, जिसकी वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा. ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो मिडल ईयर में 3 बोन्स है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज. वाइब्रेशन उनके थ्रू कैरी होके फाइनली किधर जाएगा, स्टेपीज. स्टेपीज मैंने आपको बताया था वो क्या करने वाली है, पुश करने वाला है. और उसके वो मूवमेंट की वजह से किधर वाइब्रेशंस क्रिएट होने वाले हैं, किधर वाइब्रेशंस क्रिएट होने वाले हैं, इनर ईयर के अंदर. इनर ईयर आपको पता है फ्लूइड फील्ड है, जिसको हम लैब्रिंथ बोलते हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, और वो वाइब्रेशंस फाइनली किधर जाते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटाई तक जाते हैं. वाइब्रेशंस फाइनली किधर जाते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटाई तक जाते हैं. और ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर जाने के बाद, ऑर्गन ऑफ कॉटाई खुद सेंसरी एपिथेलियम से बना हुआ है, जिसके ऊपर स्टीरियोसीलिया है, और स्टीरियोसीलिया के ऊपर क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. इस वाइब्रेशंस की वजह से वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं, उस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मूवमेंट होता है. उस मूवमेंट की वजह से
जो वाइब्रेशंस है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, नर्व इम्पल्सेस में। और नर्व इम्पल्स जनरेट हो गए, नर्व इम्पल्स जनरेट हो गए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो एक्शन पोटेंशियल कैरी होने वाला है किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू। इनफैक्ट मैंने आपको बताया भी था उपटा फगवा, जो 12 क्रेनियल नर्व्स है याद करने के लिए, उसमें उपटा उपटा फगवा अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें पढ़ाया था उपटा, तो वो स्टार्टिंग के नर्व्स बताए थे। पी का क्या था, पहले वो तो ऑक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी है ना, ऑप्टिक, ये सब है तीन, है ना। फिर ट्राइजेमाइनल था, ऐसे करके करके एब्ड्यूसेंस था। तो उसमें जब आप फगवा पढ़ते हो, एफ ए, फेशियल के बाद ऑडिटरी नर्व आती है, फेशियल के बाद ऑडिटरी नर्व आती है। तो वो जो ऑडिटरी नर्व है वो इन सारे एक्शन पोटेंशियल को कैरी करके कहाँ लेके जाएगा, ब्रेन में हियरिंग सेंटर के पास। और ब्रेन में हियरिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है, टेम्पोरल लोब। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा विजन सेंटर जो है वो किधर लोकेटेड है, वो हमारा या विजुअल कॉर्टेक्स या विजुअल सेंटर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ऑसिपिटल एरिया में। वैसे ही हियरिंग का किधर लोकेटेड है, टेम्पोरल लोब में। तो सब टेम्पोरल लोब में जाएगा, टेम्पोरल लोब उसको एनालाइज करेगा और फिर आपको अच्छे से सुनाई देगा। तो ये मैंने पूरा पाथ बताया, समझ में आया मैंने क्या बोला। यस सर। सर एक बार शॉर्ट में वापस बोला। हाँ क्या हुआ, वापस बोलेगा, क्या हो गया। एक बार शॉर्ट में वापस हाँ बोला। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले साउंड है, सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर, इसमें कौन है, ईयर पिनर। वो क्या करेगा, ईयर पिनर का क्या रोल है, वो सारे साउंड को एक्चुअली कन्वर्ज करता है। वो साउंड को क्या कर सकता है, कन्वर्ज, इसीलिए ईयर पिना दिया गया। बाकी ईयर पिना हमारे अंदर वेस्टिजियल है, कुछ काम के नहीं, ठीक है। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो साउंड बाहर से आ रहे हैं उन सारे साउंड को वो कन्वर्ज कर सके। और कन्वर्ज करके वो किधर भेजेगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के अंदर, है ना। जो मैंने आपको बताया था ओपनिंग है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस से वो किधर जाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद वो किधर जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जैसे ही साउंड जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर वाइब्रेट होगा तो आपको पता है कि वहां उसके बाद 3 बोन्स है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो वो जो साउंड, सॉरी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुआ उसकी वजह से इन 3 बोन्स के अंदर वाइब्रेशंस होने वाले, दैट इज मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ऊपर से और एक चीज कि ये बोन के अंदर जब वाइब्रेशंस होते हैं तो ये साउंड को एम्पलीफाई कर सकता है। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये साउंड को एम्पलीफाई करके भेजते हैं, साउंड को एम्पलीफाई करके भेजते कौन, ये तीनों बोन्स, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं ये लोग एम्पलीफायर की तरह एक्ट करते हैं। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, है ना। ये एम्पलीफायर का काम करते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। 3 बोन्स फाइनली किधर पहुंचता है, स्टेपीज के पास। स्टेपीज आपको मैंने बताया था वो पुश करता है, धक्का देता है किसको, इनर ईयर में। इनर ईयर के अंदर धक्का देता, तो इनर ईयर में धक्का देने की वजह से इनर ईयर के अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। इनर ईयर तो पूरा पूरा किससे भरा हुआ है, फ्लूइड से, जिसके अंदर एंडोलिम्फ, पेरीलिम्फ, ये सब है। तो जैसे ही वो वहां पर उसके ऊपर पुश करेगा, उसको धक्का देगा, उसकी वजह से फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होने वाले, फ्लूइड के अंदर वेव्स फॉर्म होंगे। और वो वेव्स फाइनली किधर जाने वाले, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के पास। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कुछ किससे बना हुआ है, सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम के ऊपर क्या है, स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया के ऊपर क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है, ये वाइब्रेशन पूरा फाइनली किधर तक पहुंचता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। और वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होने की वजह से ये वाइब्रेशंस जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, नर्व इम्पल्स के अंदर, नर्व इम्पल्स के अंदर। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का। अगर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस नहीं होंगे, और कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस नहीं होंगे तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे। नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे तो सुनाई कैसे देगा कोई भी चीज। ब्रेन तो कौन सी भाषा समझता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, नर्व इम्पल्सेस, एक्शन पोटेंशियल, इन सारी चीजों को समझता है वो, है ना। नर्व इम्पल्स क्रिएट होगा, नर्व इम्पल्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो फाइनली सारे एक्शन पोटेंशियल कैरी होंगे किसके थ्रू, जो इसके लिए रिस्पेक्टिव नर्व है। और रिस्पेक्टिव नर्व का नाम क्या है, ऑडिटरी नर्व, या फिर उसको बोल सकते हो आप वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, क्योंकि इनर ईयर 2 पार्ट से बना हुआ है, वेस्टिबुलर अपैरेटस और कॉक्लियर, इसीलिए उसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। और फाइनली ये सब कुछ जाएगा टेम्पोरल लोब में,
जहां पर हमारा ऑडिटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, और फिर ब्रेन उसको एनालाइज करेगा और आपको सुनाई देगा। समझ में आया? मैंने पूरा बता दिया, पूरा पाथ ही बता दिया। यस सर। ठीक है, ये पूरा पाथ है। इसलिए इन्होंने बहुत सारी चीजें ना अननेसेसरीली दी है, और कुछ चीजें ऐसी है जो चाहिए थी वो दी नहीं है, जैसे राउंड विंडो, ओवल विंडो, वो सब दिया कहाँ गया वो सब, क्या पता क्या किया। छोड़ो, जो बनाया उसे पढ़ो अभी फिलहाल के लिए। वैसे भी जितना दिया उतना ही काम का है आपके। तो ओके, ये हो गया सब कुछ किसके बारे में, ऑर्गन ऑफ कॉल टाइप, या फिर आप बोल सकते हो कॉकलिया के बारे में, है ना, कॉकलिया के बारे में हो गया। अब हमें इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है, दैट इज वेस्टिबुलर अपैरेटस। इसको ध्यान से समझना, वेस्टिबुलर अपैरेटस। वेस्टिबुलर अपैरेटस का काम है बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग, हमारे बैलेंसिंग को मेंटेन करने का काम ईयर को दिया गया है। ईयर में भी कौन, इनर ईयर, इनर ईयर में भी कौन, वेस्टिबुलर अपैरेटस, वेस्टिबुलर अपैरेटस। तो अगर ईयर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंसान को सबसे पहले चक्कर आने लगती है, वर्टिगो आता है। अगर सुना होगा आपने वर्टिगो, इसीलिए अगर किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आ रही है तो सबसे पहले ईयर को चेक किया जाता है कि ईयर में कोई इश्यूज तो नहीं है। अगर फिर ईयर में कुछ नहीं है तो फिर ब्रेन में चांसेस हो सकते हैं। ज्यादातर 90% चांसेस ईयर में प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में नहीं। ठीक है, ओके, देखो क्या है इसके अंदर। तो इनर ईयर एंड द मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस। देखो बैलेंस कैसे मेंटेन है हमारा। देखो, बिसाइड कॉक्लिया द इनर ईयर आल्सो हैज द वेस्टिबुलर अपैरेटस, है ना, वेस्टिबुलर apparatus which is composed of 3 semicircular canals and utriculosaccular region with the otolith organ। खतरनाक खतरनाक नाम यूज किया, कुछ नहीं है। वेस्टिबुलर apparatus जो है ना, वो दो चीजों से बना हुआ है। वेस्टिबुलर apparatus दो चीजों से बना हुआ है। एक है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एक है सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि 3 नंबर्स है, जो कि 3 नंबर्स है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है यूट्रिकुलस एंड सेक्युला। ठीक है, दो चीजों से बना हुआ है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड दूसरा जो है उसको बोलते हैं यूट्रिकुलस एंड सेक्युला, और दोनों को मिला के बोल सकते हैं यूट्रिकुलोसेक्युलर रीजन। उन्होंने एक साथ नाम दिया है। एक्चुअली हम जब पढ़ते थे या पुरानी बुक में एक्चुअली आप देखोगे तो उसमें यूट्रिकल और सेक्युला ऐसा अलग अलग दो नाम दिया हुआ है। तो ये कुछ नहीं, दो नाम है, बाकी कुछ नहीं। देखो यहाँ दिखा भी है सेक्यूल, देखो लिख रहा है सेक्यूल, यूट्रिकल, देखो ऊपर यूट्रिकल दिया है, यूट्रिकल और सेक्यूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सारी, सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि 3 नंबर है, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस यूट्रिकल प्लस सैक्यूल इज इक्वल्स टू वेस्टिबुलर अपैरेटस। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस में 3 चीजें आती है, हालांकि मैंने 2 बोला था क्योंकि यूट्रिकल और सैक्यूल को मैंने एक साथ जोड़ा था। आपको चाहिए तो आप 3 भी पढ़ सकते हो। कौन है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्लस यूट्रिकल प्लस सैक्यूल इज इक्वल्स टू वेस्टिबुलर अपैरेटस। अब देखो ये बैलेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं, इतना समझ में आया पहले वेस्टिबुलर अपैरेटस किससे बना हुआ है? हाँ सर। ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, वेस्टिबुलर अपैरेटस समझ में। ओके, अब देखो क्या है। ठीक है, विथ ऑटोलिथ ऑर्गन, ये ऑटोलिथ क्या है मैं वही बताता हूँ। रुको, ऑल 3 सेमीसर्कुलर कैनाल लाई इन डिफरेंट प्लेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सेमीसर्कुलर कैनाल है, तीनों के तीनों एक्स वाई और जेड एक्सिस में, तीनों अलग अलग एक्सिस में। कोई भी ऐसा नहीं है जो सेम एक्सिस में, कोई दो सेम एक्सिस में नहीं है। तीनों एक एक्स एक्सिस में है तो दूसरा वाई है तो तीसरा जेड है। तो मैं बोल सकता हूँ तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है क्योंकि तीनों अलग अलग एक्सिस पे है ना। तो ऑल 3 सेमीसर्कुलर कैनाल लाई इन द डिफरेंट प्लेन्स एट राइट एंगल टू द ईच अदर, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, दीज कैनाल्स आर फिल्ड विद एंडोलिम्फ। ये कैनाल भी किससे भरा हुआ है, एंडोलिम्फ से, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा है तो इनर ईयर, इनर ईयर, इनर ईयर पूरा फ्लूइड फिल्ड है। अब चाहे वो कॉक्लिया हो या वेस्टिबुलर अपैरेटस हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनर ईयर पूरा का पूरा फ्लूइड फील्ड है। इनर ईयर पूरा फ्लूइड फील्ड है, चाहे वो कॉक्लिया हो चाहे वो वेस्टिबुलर अपैरेटस हो। अब बात वेस्टिबुलर अपैरेटस की चल रही है, तो वेस्टिबुलर अपैरेटस 2 चीजों से बना हुआ है, मतलब 3 चीजों से बना हुआ है। तो उनमें भी तो एंडोलिम्फ होगा ही, वो भी फ्लूइड फील्ड ही है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी एंडोलिम्फ है। हाँ, बट कंफ्यूज मत होना, यहाँ एंडोलिम्फ की बात चल रही है, पेरिलिम्फ की नहीं। मतलब ये हिस्सा मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ से बना हुआ है। ठीक है, तो these canals are filled with endolymph. The base of each of these canal has an ampulla. देखो ampulla कहीं और पढ़ा है क्या? हाँ। कहाँ पढ़ा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फीमेल हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
हाँ क्लियर होता है एग्जैक्टली। फैलोपियन ट्यूब का बीच वाला पार्ट। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब और इंपॉर्टेंस क्या होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। वही एक ऐसा एरिया जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज अ लोकेशन फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में होता है ना। बट अगर आपने पढ़ा होगा फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में 4 हिस्से हैं, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस और इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। पता नहीं आपने 3 दिया है 4 दिया, जो भी दिया है। हम 3 तो दिए 4। सर। हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। आप इस लेवल पे चलता है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को फाइनल ईयर में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी उसमें है ये सब, उसमें 4 है। जैसे जैसे आगे जाओगे सब क्लियर होते रहता है। 12th में कोई इतना देखता नहीं है, 3 या 4 होते हैं वैसे। ठीक है, 3 दिया तो भी कोई बात। हाँ, तो वहाँ पे भी एम्प्यूला है। और कहीं एम्प्यूला है क्या? अब मैं बोलना यहीं पे सुना, और कहीं इसके अलावा? अच्छा, कहाँ सुना होगा? अभी तो कोऑर्डिनेशन चैप्टर हुआ ही नहीं ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एम्प्यूला एक और जगह है, एंड दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में भी है। नहीं सॉरी ओके। एम्प्यूला 2 ही जगह पर है। देखो एम्प्यूला का मतलब क्या होता है। एम्प्यूला फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ठीक है, बट एक्चुअली एम्प्यूला का मतलब होता है डायलिटेशन। मतलब समझो कि समझो एक ट्यूब है, ध्यान देना यार। समझो एक ऐसी ट्यूब है, ये ट्यूब है। समझो पहले ये ट्यूब मैंने ऐसी नॉर्मल बना दी, ये बन गई ट्यूब। ठीक है, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटाने का जो कहाँ गया। हाँ, तो समझो कि अगर पहले तो मैंने ऐसी बताई थी ये ट्यूब, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। देख सकते हो आप, डायलेट, प्रोपोर्शन डायलेट हो गया। इसको बोलते हैं एम्प्यूला। जब कभी भी कोई स्ट्रेट ट्यूब, दैट इज खाली एम्प्यूला ऐसा जहाँ पर थोड़ा डायलेटेशन है, इसीलिए तो वहाँ फर्टिलाइजेशन हो पाता है। जितना अच्छे से डायग्राम में दिख रहा है उतना अच्छा होता नहीं है। बहुत आसान नहीं है फैलोपियन ट्यूब लोकेट करना एब्डोमेन में। फीमेल फीमेल्स के अंदर जब ये किया जाता है, अगर आपको पता होगा ट्यूबेक्टमी पढ़ा होगा आपने, फीमेल स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी होता है। मेल्स के अंदर वेसेक्टमी होता है, फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टमी होता है। पता है क्या? हाँ सर। है ना, फीमेल स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो फीमेल स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते वक्त जो कुछ फीमेल्स हैं जिनको बाद में प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो लोग इसको कट करवाते हैं, दैट इज नोन एज ट्यूबेक्टमी। ठीक है, तो ट्यूबेक्टमी करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर जब ओपन करता है एब्डोमेन फीमेल का, तो वहाँ फैलोपियन ट्यूब को पहचानना इतना आसान नहीं है। ठीक है, डायग्राम में बहुत अच्छे से दिख रहा है, उतना अच्छा सा दिखता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसे ही बोल रहा था क्योंकि पढ़ाया था हमने तो मेरे को याद आ रहा था। तो एम्प्यूला का मतलब एक्चुअली होता है स्वोलन पार्ट, डायलेटेड पार्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। आप अगर देखोगे, हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ध्यान से, आप कोई भी सेमी सर्कुलर कनाल को देखो, ये जो अभी दिख रहा है, ये यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है, इसका बेस देखो सोलन है कि नहीं, डायलेटेशन है। यस सर। हाँ, देखो सिमिलरली इसके बाद देखो ये वाला एक देख लो, ये जो स्लीपिंग पोजीशन में है, ये भी देख लो, इसको भी डायलेटेड है। इसके बाद तीसरा देखो, ये भी डायलेटेड है। तो तीनों के तीनों का जो बेस है वो डायलेटेड, वो जो बेस डायलेटेड उसको बोलते हैं एम्प्यूला, दैट इज नोन एज एम्प्यूला। तो लिखा भी है एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कनाल, एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कनाल। आगे आगे पढ़ते जाते हैं। ओके, क्या लिखा है देखो। All three semicircular canal line the different planes at right angle to each other. These canals are filled with endolymph. The base of each of these canals is an ampulla in which there is a sensory spot called cristae. ये याद रखना है। एम्प्यूला के अंदर वहां पर एक सेंसरी सेल्स है, भले इन्होंने सेंसरी स्पॉट लिखा है बट एक्चुअली सेंसरी सेल्स है। वहां पर एक सेंसरी सेल्स है। जैसे आपने पढ़ा कि मैंने जैसे आपको सबसे पहले पढ़ाया था कॉक्लिया, कॉक्लिया के अंदर क्या था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर क्या था, सेंसरी एपिथेलियम। वैसे यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले वेस्टिबुलर अपैरेटस है। वेस्टिबुलर अपैरेटस के अंदर 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स है। 3 सेमीसर्कुलर कैनाल के जो बेस है वो स्वोलन है, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। और उस एम्प्यूला के अंदर कुछ सेंसरी सेल्स है, उस एम्प्यूला के अंदर कुछ सेंसरी सेल्स है जिनका नाम है क्रिस्टा, और अगर प्लूरल वर्ड यूज करोगे तो बोलते हैं क्रिस्टे। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ सर।
हाँ ठीक है, सर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान देते, इसीलिए मैं बार बार पूरा पूरा रिपीट करते जा रहा हूँ। अगर एट द एंड भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। ओके, क्रिस्टे। अब ये क्रिस्टे अंदर सेंसरी सेल है, वापस सेंसरी सेल का काम क्या है, नर्व इंपल्स जनरेट करो और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करो और वो फिर फाइनली किसी नर्व के थ्रू ब्रेन में भेज दो। ब्रेन में भी वही है, इनके पास सेंसरी एपिथेलियम, इसके पास सेंसरी सेल है जिनका नाम क्रिस्टे या क्रिस्टा है। ये भी क्या है, केपेबल ऑफ जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे नर्व के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि ऑडिटरी नर्व अकेली ऑडिटरी नर्व नहीं है, उसका नाम दूसरा क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, क्या नाम है उसका, वेस्टिबुलोकॉक्लियर। वो दोनों के दोनों एक्शन पोटेंशियल को कैरी करता है, सुनने वाले को भी, जो हम हियरिंग वाला पार्ट रहता है उसको भी कैरी करता है ब्रेन तक, और बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो भी कैरी करता है। तो ये जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और वो एक्शन पोटेंशियल वापस ऑडिटरी नर्व के थ्रू ही किधर जाने वाले हैं, ब्रेन में, वहां सेंस होंगे और हम बैलेंस कर पाते हैं। अगर इस पोर्शन में थोड़ा सा भी डैमेज हुआ, इंसान को खतरनाक वाली चक्कर आती है। चक्कर नहीं बोल रहा, इतनी खतरनाक आएगी कि वो डर जाएगा, आप सोच नहीं सकते, डर जाएगा, उसकी पूरी मतलब उसका पूरा दिन ही खराब जाएगा, या फिर जितने टाइम तक ये वर्ल्ड को रहेगा, एकदम इतनी खतरनाक वाली चक्कर आती है कि वो खड़ा हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट बैठा रहेगा तो भी चक्कर आएगी, इतना खतरनाक है, क्योंकि बैलेंसिंग पोर्शन संभालता है ना ये वाला पोर्शन। ठीक है, देखो अभी क्या लिखा है, क्रिस्टे दिस द क्रिस्टे हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, तो ये तो हो गया। अब बचा कौन, यूट्रिकल और सैक्यूल, वो भी बैलेंसिंग में रिस्पॉन्सिबल। ध्यान से देखना, उनमें भी कुछ ना कुछ सेंसरी सेल्स होने वाले जिनका कुछ खास नाम होगा, और वो भी क्या करने वाले हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और फाइनली वो भेजेंगे। देखो आगे क्या, द वेस्टिब्यूल हैज अ टू सेंसरी स्पॉट्स कॉल्ड मैक्यूला ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल। आ गया ना, देखो वही बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना क्या बोल रहा हूँ। देखो, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर एम्प्यूला है, ध्यान से मेरी बात सुनना अभी जो मैं बोल रहा हूँ। सेमी सर्कुलर कैनाल के पास एम्प्यूला है और एम्प्यूला के अंदर है क्रिस्टे। वो क्रिस्टे क्या है, सेंसरी सेल्स फॉर बैलेंसिंग। वैसे ही सेमी सर्कुलर कैनाल अभी साइड में हटा दो, बचा क्या, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। यूट्रिकल और सैक्यूल, इनके पास भी सेंसरी सेल है, इनके पास भी सेंसरी सेल है जिसका नाम है मैक्यूल, इसके नाम है मैक्यूला, इसका नाम है मैक्यूला। तो याद रखना, सेंसरी सेल्स एक्चुअली है कौन, मैक्यूला, जो कि किधर है, यूट्रिकल और सैक्यूल के अंदर, दोनों के अंदर यही है, और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर कौन है, क्रिस्टा। तो एक्चुअली अगर आपको कोई पूछे कि बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रिस्टे और मैक्यूला, ये दो रिस्पॉन्सिबल। तो अभी ध्यान से वापस पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। द वेस्टिब्यूल हैज अ टू सेंसरी स्पॉट्स, टू सेंसरी सेल्स, ठीक है, मैक्यूला ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल। यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों के पास मैक्यूला ही है। द मैक्यूला कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल। मैक्यूला के पास वापस हेयर सेल्स है और सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है। द टिप्स ऑफ द हेयर एंड द सीलियम प्रोजेक्ट्स इनटू अ थिक जेलेटिनियस शीट, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर भी कुछ वैसा ही है, सेम जैसा ईयर के अंदर था, इसके अंदर भी वैसे ही सेल्स है और इनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है ओटोलिथिक मेम्ब्रेन। जैसे वहां पर नाम क्या था, वहां पर नाम क्या था, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, वैसे यहाँ पर नाम क्या है, ओटोलिथिक मेम्ब्रेन। विदिन दिस मेम्ब्रेन माइन्यूट पार्टिकल ओटोलिथ्स और ओटोकोनिया आर सिक्रेटेड। इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कुछ छोटे छोटे कैल्शियम से बने हुए पार्टिकल्स हैं, कैल्शियम से बने हुए पार्टिकल है। देखो लिथ मतलब भी समझ में आ जाना चाहिए, लिथोस्फीयर आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, लिथोस्फीयर है ना, तो वो एक्चुअली लिथ मींस समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ पत्थर से रिलेटेड है। तो वो जो ओटोलिथिक मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल है जिनको हम बोलते हैं ओटोलिथ्स और ओटोकोनिया, वो सीक्रेट होते रहते हैं। पत्थर रियल में एक्चुअली पत्थर है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते इतने बड़े बड़े पत्थर, हल एक्चुअली कंसिस्टेंसी उनकी पत्थर जैसी ही होती है, ठीक है। ओटोलिथ्स और ओटोकोनिया सीक्रेटेड, दीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो लिखा भी है, और आप सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट मींस पत्थर ही होता है सीधा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन। तो ये जो ओटोकोनिया या ओटोलिथ है, ये बने हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन से। The macula and crista are the receptors sensitive to the position of the head with respect to gravity. ठीक है, ये सब आपके पोजीशन ऑफ हेड से, आप हेड का मूवमेंट कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उन सबको सेंस कर सकते हैं। अभी तो आपकी बैलेंसिंग को मेंटेन रखते हैं, आपके जो हेड का मूवमेंट है, उस मूवमेंट को सेंस करना, आप हेड इधर ऐसे घुमा रहे हो
फिर ऐसे घुमा, जैसे भी आप अपने हेड के मूवमेंट को कर रहे हो उस दौरान अपनी बैलेंसिंग को मेंटेन रखना, आपकी बैलेंसिंग को मेंटेन रखना, ये काम इन दोनों को दिया गया, विस्टा और मैक्यूला। ये किससे सेंसिटिव है? मूवमेंट ऑफ हेड से, ठीक है। तो ध्यान रखना, द मैक्यूला एंड क्रिस्टा आर द रिसेप्टर्स sensitive to position of head with respect to gravity. The three semicircular canals are arranged such a way that the movements in any plane can be detected by these cells, and the balance and the posture of the body is maintained. Balanced, आप चाहे कोई भी पोजीशन में हो, आप कोई भी प्लेन में हो, कोई भी पोजीशन, प्लेन मतलब समझो हाँ, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन की बात करें, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। तो सेमी सर्कुलर कनाल इस तरह से अरेंज है कि आप कोई भी पोजीशन में हो वो उसको बैलेंस कर सकता है, उस पोजीशन को बैलेंस कर सकता है, ये सेमी सर्कुलर का काम। ओवरऑल आप इतना याद रखो कि सेमी सर्कुलर कनाल और वेस्टिबुलर अपैरेटस का ओवरऑल काम है बैलेंसिंग मेंटेन करना, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। The receptors for dynamic balance lie in the cristae of ampulla, while for the static or linear balance are in the maculae of utriculus and sacrum। देखो कितना अच्छे से लिखा है। ये लोग बोल रहे हैं जब आप सीधे चल रहे हो, जब आप सीधे सीधे चल रहे हो यानी लीनियर बैलेंस, या आप रुके हुए, जब आप खाली ऐसे खड़े हुए और सिर्फ रुके हुए, वहां पे भी बैलेंस की जरूरत है, वहां पे भी बैलेंस की जरूरत है। तो अगर आप सीधे चल रहे हो या आप सिर्फ खड़े हो, उस दौरान वही लिखा उन्होंने, स्टैटिक और लीनियर बैलेंस का कंट्रोल जो है वो कौन करता है? उसको सेंस मैक्यूले। और मैक्यूले किधर है? सैक्यूल और यूट्रिकुलस, सैक्यूल और यूट्रिकुलस, एक्चुअली यूट्रिकुलस है, यूट्रिकल भी नहीं है, यूट्रिकुलस एंड सैक्यूलस, ठीक है। तो ये किसको सेंस करते हैं? स्टैटिक और लीनियर बैलेंस। और डायनामिक, अगर आप कुछ ज्यादा ही डायनामिक है, जैसे आप कोई अम्यूजमेंट पार्क में गए और वहाँ कोई किसी भी झूले वूले में बैठ गए, तो वहाँ डायनामिक मोशन होता है, वहाँ डायनामिक मोशन होता है, या कोई भी ऐसा मूवमेंट जो आप थोड़ा सा अलग है, लीनियर नहीं है, ठीक है। तो डायनामिक रिसेप्टर्स फॉर द डायनामिक बैलेंस लाई इन द क्रिस्टे ऑफ द एम्पुला। वो किधर है फिर? सेमी सर्कुलर कनाल। वो सेमी सर्कुलर कनाल का काम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टे किधर है? एम्पुला में। एम्पुला किधर है? एम्पुला किधर है? सेमी सर्कुलर कनाल में, है ना। तो ये ध्यान रखो कि सेमी सर्कुलर कनाल किसके